बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले सेशन के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, यूजर इंटरफेस के हिसाब से उसके कितनी टाइप्स हैं, उसकी प्रोसेसिंग के हिसाब से उसके कितने टाइप्स हैं, और यूजर मैनेजमेंट के हवाले से उसके कितने टाइप्स हैं। आज जो मोस्ट वाइडली यूज इंटरफेस है दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये यूजर जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंदर हमने पीछे डिस्कस किया था कि इस इंटरफेस के अंदर जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी आपका वैरायटी ऑफ फंक्शंस के बटन्स हैं या आइकॉन्स हैं, वो सारे के सारे ग्राफिक्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में दिए गए होते हैं, जिनको आप माउस के जरिए कर्सर को मूव करवा के डबल क्लिक करके उसको ओपन करके ऑपरेट या इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन कि आपको हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई आइकॉन जरूर मिलेगा। आइकॉन क्या है? आइकॉन या जिसको प्रोनाउंस जो है वो आइकॉन किया जाता है, ये एक पिक्चर होती है, इंफॉर्मेटिव पिक्चर या एक सिंबॉलिक ग्राफिक सिंबल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूजर को प्लेस बताता है। वो ये इंडिकेट करता है कि उसको क्लिक करने से या उसको ऑपरेट करने से एक खास टास्क जो है या एक खास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, एक खास फोल्डर या कोई चीज एक्शन जो वो परफॉर्म होगा, उसको हम आइकॉन कहते हैं। तो जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है उसमें सारा काम जो है वो इस तरह ग्राफिक जो आइकॉन्स है उनके जरिए ही होता है। तो इसके अंदर जो सम मेजर आइकॉन्स है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिस पीसी, उसके बाद नेटवर्क, रिसाइकल बिन, ये जो आइकॉन्स हैं ये सारे के सारे किसी एक प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं। अब जो मेजर आइकॉन्स हैं जो ऑलमोस्ट हर पीसी के अंदर पाए जाते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिस पीसी की। अब ये क्या है, 2000 विंडोज 2000 और विंडोज एक्सपी तक इस आइकॉन का नाम था माई कंप्यूटर, बट उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए उसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया विद दिस पीसी, और इसका मतलब ये होता है ये डेस्कटॉप पर, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस वर्जन थे उनमें ये दिस पीसी या माई कंप्यूटर का जो आइकॉन होता था वो बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद होता था। बट जो लेटेस्ट वर्जन आए आफ्टर 2000 उसके अंदर जो डेस्कटॉप है ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहा, इसको डेस्कटॉप पर लाना पड़ता है। अब दिस पीसी आइकॉन करता क्या है? all resources in the computer including drives, कंट्रोल पैनल एंड डाटा। दिस पीसी जो वो दिखाएगा कि इस पीसी के अंदर रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल, उसकी मेमोरीज क्या है, उसके अंदर फाइल्स कितनी है, फोल्डर्स क्या है, उसका कंट्रोल पैनल, एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन द दिस पीसी आइकॉन। उसके बाद ये दूसरा जी रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन क्या है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो वो फाइल आप सबसे पहले एक रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब वहां से आप उस फाइल को चाहे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, वापस वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर आएगी, और चाहे तो वहां से उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट होने से पहले वो सबसे पहले जो है वो जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे कि नाम से इंडिकेट है, कंट्रोल पैनल एक ऐसा आइकॉन है जिसके अंदर एक कंट्रोल सेंटर है कंप्यूटर का, जिसके अंदर तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, कोई डिवाइसेस हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, वो सारी के सारी उसको ऐड करना, उसको रिमूव करना, उसको ट्रबल शूट करना, उसकी प्रॉपर्टीज देखना, हर तरह की डिवाइस जो आप उसके साथ अटैच करेंगे, हर तरह का सॉफ्टवेयर जो आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, हर तरह का प्रोग्राम जो आपके सिस्टम के अंदर है, वो सारा का सारा कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है, जहां से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज या दूसरे जो उसके ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर ये कुछ आइकॉन्स आपको नजर आ रही है, रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी नेटवर्क का आइकॉन। जो नेटवर्क का आइकॉन है, नेटवर्क के आइकॉन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये आइकॉन जो है वो जितने नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, ये कंप्यूटर किस इंटरनेट के साथ लिंक्ड है, उसके साथ कौन कौन से जो नेटवर्क है वो एसोसिएट है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके नाम क्या है, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। आमतौर पर जो आपके डेस्कटॉप का बॉटम राइट कॉर्नर होता है उसमें एक इस एरो वाले निशान के साथ एक विंडो ओपन होती है, जिसके अंदर आपको ये आपके नेटवर्क का आइकॉन जो ग्लोब की सूरत में बना होता है, इसको ये दो तरह के
जो इमेजेस शो करवाता है, अगर ये नेट के साथ कनेक्टेड है, अगर ये इस तरह की इमेज हो तो विच मींस कि ये जो आपका कंप्यूटर है, ये पीसी एक वायरलेस जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट है, और अगर इस तरह का आइकॉन शो हो तो इसका मतलब है ये एक ईथरनेट या लाइन जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है। फर्दर मूव करते हैं जी, यूजर अकाउंट है। यूजर अकाउंट क्या है? ये अकाउंट रिक्वायर होता है आपको किसी पीसी के अंदर लॉगिन करने के लिए। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपसे एक अकाउंट डिमांड करता है कि आप एक अकाउंट बनाएं जिसके अंदर एक यूजर का तमाम प्रोफाइल या उसके जो पर्सनलाइज्ड डाटा है वो उसके अंदर स्टोर किया जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी फाइल्स को या डाटा जो आपके पास है, जो आपको इंफॉर्मेशन है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझे फाइल क्या होता है। व्हाट इज अ फाइल? फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिसोर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। फाइल एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर एक जैसी जो इंफॉर्मेशन है, एक जैसा जो डाटा है या रिसोर्स है वो उसके अंदर मौजूद होता है, और ये आप इसको परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं किसी ड्राइव के अंदर, किसी डिस्क के अंदर, और इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो फाइल है इसके नाम जो वो दो हिस्सों पर डिवाइड होता है, और जो डॉट है उससे इसको सेपरेट किया होता है। अब डॉट से पहले वाला जो हिस्सा है वो फाइल का नाम होता है, जो भी आप लिखते हो। डॉट के बाद वाला जो हिस्सा उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल, आप वर्ड के डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप उसका नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं जी, ए बी और सी डॉट DOC। अब इसका मतलब ये कि डॉट से पहले वाला ये हिस्सा, ये तो वो रैंडम नाम है जो आप अपनी फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं, और डॉट के बाद ये जो एक्सटेंशन है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है कि इस प्रोग्राम को किस एप्लीकेशन के साथ या किस सॉफ्टवेयर के साथ उसको खोला जा सकता है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये हर जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई फाइल बनाई है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो XLX होगी। इस तरह कोई मीडिया फाइल है तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो MP4 होगी। तो इस तरह हर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन भी जो है वो डिफरेंट होती है। आप इसको पासवर्ड लगा के सिक्योर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो फाइल है उसको अगर आपने लोकेट करना है या आपने उसको कहीं पर स्टोर करना है, उसके लिए आपको विंडोज के डेस्कटॉप आइकॉन्स का पता होना चाहिए। जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद उसकी ये स्टार्ट मेन्यू बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक जो पैनल है वो ओपन होगा। इसमें यहाँ टॉप पे सबसे ऊपर जो है वो यूजर का अकाउंट होगा, जो भी नाम आपने जिससे अकाउंट उसको लॉगिन किया वो होगा। उसके बाद यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास एप्लीकेशन आइकॉन होंगे, जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है ये सारी की सारी यहाँ पे इंडिकेट होंगी। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी फाइल है, और यहाँ लास्ट में आपके पास फोल्डर के आइकॉन होंगे। ये वो फाइल्स और फोल्डर होंगे जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, रूटीन में जो आप सबसे ज्यादा एक्सेस करते हैं या रिसेंटली आपने जिसको एक्सेस किया होता है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर होंगी, और सारे के सारे जो फोल्डर जो आपने रिसेंटली एक्सेस किए वो सारे के सारे इधर होंगे। ये सारा कुछ आपको जो स्टार्ट मेन्यू है उसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फोल्डर। अब फोल्डर क्या है जी? फोल्डर जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स दैट कैन बी रिट्रीव्ड, मूव्ड एंड मैनिपुलेटेड एज वन एंटिटी। अब इसमें क्या होता है कि आप उन तमाम फाइल्स की जो कलेक्शन है उसको हम फोल्डर कहते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एक सिमिलर जो इंफॉर्मेशन होती है, सिमिलर डाटा जो होता है उसको हम एक फाइल में स्टोर करते हैं, और एक जैसी जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी फाइल जब हम इकट्ठा करते हैं किसी सिंगल एंटिटी में तो उस सिंगल एंटिटी को हम फोल्डर का नाम देते हैं, फोल्डर कहलाता है। अब इस फोल्डर को आप एज इट इज होल एंटिटी के तौर पर, यानी कि इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं आप उस फोल्डर को उन सारों के साथ इकट्ठा कहीं पे मूव करवा सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, किसी दूसरी डिवाइस पे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा है वो वैसे का वैसे रहता है, आप फोल्डर्स को नाम दे सकते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, और उसको आप हाइड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजर्स के साथ। मतलब ये होगा कि आपकी जो कलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है तो उस क्लास के आपके पास 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का आपने रिजल्ट कार्ड तैयार किया है, तो वो आपके पास 25 फाइल्स हैं। अब एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड जो है वो एक जैसा डाटा है तो वो सारा डाटा मिलकर एक फाइल बनाएगा, और डिफरेंट फाइल्स को आप इकट्ठा करके उस क्लास का एक फोल्डर बनाते हैं, और उस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। अब उस फोल्डर को एज इट इज जब आप मूव करवाएंगे तो एक्चुअली वो फोल्डर उन सारी फाइल्स को लेकर मूव होगा जहां पर भी आप उसको लेके जाएंगे।
ओके जी, फोल्डर के बाद अब हम कुछ जो फंक्शंस है वो देखेंगे कि फोल्डर्स को किस तरह से ऑपरेट, मैनिपुलेट, मूव या कॉपी या कट पेस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने एक नया फोल्डर बनाना है। किसी भी जगह पर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे हमने पीछे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा था कि एक जो माउस होता है उसमें 2 क्लिक्स होती हैं, एक ये राइट क्लिक है और ये जो है हमारे पास लेफ्ट क्लिक है। जब आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो जो है, ये वाली विंडो ओपन होगी और इस विंडो के यहाँ नीचे अगर आप लोकेट करें जो ये रेड वाला पोर्शन, इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू। जैसे आप न्यू पे कर्सर लेके जाएंगे इसके आगे ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं नई डॉक्यूमेंट बनाने के। इसमें टॉप के ऊपर जो वो फोल्डर लिखा हुआ है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट उनके नेम होते हैं न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3, और उन फोल्डर के नाम जो है वो आप अपनी मर्जी के साथ एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने कोई फोल्डर जो है उसको आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने उसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, आप जिस भी फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर है, फोल्डर का आइकॉन आप नजर आ रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 क्लिक्स होते हैं माउस के साथ, आप कर्सर पे जाके उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन की मेन्यू खुल जाएगी। उसमें आप नीचे देखें कट और कॉपी के 2 ऑप्शंस हैं। कट पे आप क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर यहां से कट जाएगा, यहां से वो इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कॉपी करेंगे तो फोल्डर यहां पे भी मौजूद रहेगा और जहां आप उसको लेके जा रहे हैं वहां पर भी उसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो जब आप यहां से कट या कॉपी सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जहां पर आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, जहां पर आप उस फोल्डर को लेके जाना चाह रहे हैं उस जगह पर जाएं और अगेन राइट क्लिक करें। जब उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन जो विजिबल होगा। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ फोल्डर जो वो उस प्लेस पर आ जाएगा जहां पर आपने पेस्ट किया हुआ। ओके जी, फर्दर है जी, अगर आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई एप्लीकेशन है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें देखिए नीचे थर्ड लास्ट में एक डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये फाइल या फोल्डर यहां से उठकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी। परमानेंटली डिलीट होने से पहले हर फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो जैसे आप इस फाइल को या फोल्डर पे को डिलीट करेंगे तो वो फाइल जो है वो सारी रिसाइकल बिन में चली जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इस तरह डिलीट करने के लिए की होती है डिलीट। शॉर्टकट कीज की डिटेल्स देखने के लिए आप हमारा जो शॉर्टकट कीज का लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल कीबोर्ड और किस किस सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन की हुई है। वो फाइल वो जो वीडियो है उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, फर्दर चलते हैं। जब हमारे पास अब हमने विंडोज को इंस्टॉल करने, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यू कैन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल प्रेसिंग द डिलीट की टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली। कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन पर नहीं भेजना चाह रहे बल्कि उसको परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट की दबाएं, दबा के रखें और साथ डिलीट का जो की है वो प्रेस करें। जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट कीज के लिए आप हमारी शॉर्टकट की वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अच्छा, जब हम बात आ जाते हैं कि अब हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करना है, जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम बात कर रहे हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की। और पर्टिकुलरली बात करें तो विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसको रिलीज किया हुआ है उसके बारे में बात करें तो विंडोज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है अब वन बाय वन हम उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडोज की सीडी या डीवीडी लेंगे, बूटेबल सीडी डीवीडी ले लें या बूटेबल यूएसबी ड्राइव ले लें जिसके अंदर आपने विंडोज इंस्टॉल की हुई है। याद रखिए मैं यहाँ वर्ड बूटेबल यूज कर रहा हूं। अगर आप सिंपल विंडो को यूएसबी में डाल कॉपी करके कंप्यूटर के साथ अटैच उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो विंडो इंस्टॉल नहीं होगी अनलेस के यूएसबी को बूटेबल ना किया जाए। सेम इज द केस विद द डीवीडी। इफ द सीडी और डीवीडी is not bootable then the Windows installation file can never be executable if the USB or DVD is not bootable. So in order to install a Windows operating system the CD, DVD or USB must be a bootable device. तो bootable device को जब आप प्लग इन करेंगे और सिस्टम को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, press any key to boot from CD or DVD। तो आप कोई भी ऐसी की प्रेस कर देंगे। याद रखिए कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ 2 से 4 सेकंड के लिए आता है। अगर आपकी
विंडोज में आपके सिस्टम में पहले से विंडोज इंस्टॉल है। अगर विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप कोई भी की प्रेस करेंगे, विंडो का लोगो आएगा और प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर जो आप लैंग्वेज है कि किस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इस एरो को क्लिक करके आपके सामने एक पूरी दुनिया के अंदर जो जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो सारी की सारी यहां पर आ जाएंगी। वहां से आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे, टाइम और जो करेंसी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट करेंगे और लास्ट में कीबोर्ड या इनपुट जो मेथड है वो यूएस स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट की जो की है आप उसको प्रेस कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट की प्रेस करेंगे फर्दर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन जो आएगा वो आएगा इंस्टॉल नाउ का बटन। आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फर्दर मूव करेगा और कुछ इस तरह का सेटअप खुल जाएगा और यहाँ पर आप इस जगह पर कीबोर्ड के जरिए जो आपकी लाइसेंस की है, जो आपने विंडोज बाय की है, खरीदी हुई है, तो उसकी जो ऊपर जो लाइसेंस की है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे और उसके बाद ये जो नेक्स्ट का बटन है इसको आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो विंडो आपकी जो सीडी है या डीवीडी है या जो भी आपने पैकेज परचेज किया हुआ है उसके अंदर जो विंडोज के ऑप्शंस है वो आ जाएंगे कि आप विंडोज 10 प्रो करना चाह रहे हैं या विंडोज होम करना चाह रहे हैं। आप फर्ज करें विंडोज होम पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्दर मूव करेंगे तो थोड़ा सा जो सेटअप है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसकी वर्किंग जो है वो सर्कल की सूरत में मूव करती हुई नजर आएगी। उसके बाद फर्दर आपके सामने जो लाइसेंस ऑफ एग्रीमेंट है विंडोज का वो सारे का सारा यहाँ पर निकल आएगा। उसको आप इस छोटे से एरो की से प्रेस करके पूरी जो लाइसेंस फाइल है उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे कि आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। आप टर्म्स पे क्लिक करके उसको चेक बॉक्स को यस करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो इंस्टॉलेशन फर्दर प्रोसीड होगी और यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट वन इज अपग्रेड, सेकंड वन इज कस्टम। अपग्रेड का मतलब ये है कि अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन में तो तब आप अपग्रेड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बट आप नई विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या जो पहले से मौजूद विंडोज आप उसको परमानेंट डिलीट करके नई विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप ये कस्टम वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे विंडोज फर्दर प्रोसीड होगी और आप आ जाएंगे इस जगह पर। अब यहाँ पर आपके पास ड्राइव के ऑप्शंस आएंगे। ड्राइव क्या है, जो आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपने इंस्टॉल की होगी वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी और यहाँ पे लिखा होगा अनएलोकेटेड स्पेस और उसके बाद आपकी ड्राइव का टोटल साइज, जैसे इस केस में 45 GB है और ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इस अनएलोकेटेड स्पेस का मतलब ये है कि आपने अपनी ड्राइव की एक्टिव पार्टीशन है वो अभी नहीं बनाई, तो पहले आपको उसकी पार्टीशन बनानी पड़ेगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नई ड्राइव जो है वो बनाने का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो फर्दर जो विंडो ओपन होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो पार्टीशन करना चाह रहे हैं वो कितने एमबी की करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी ड्राइव, जितनी भी अवेलेबल साइज होगा वो सारे का सारा एक पार्टीशन के तौर पर बन जाएगा। उसके बाद आप उस पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, मतलब आपने वो पार्टीशन सिलेक्ट की है जहां पे आप विंडो को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये फर्दर प्रोसीड होगा और आपकी जो विंडोज की फाइल है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा कि विंडो कॉपी होना शुरू हो गई है और इसके जो प्रोग्रेस है वो आपको आगे परसेंटेज की सूरत में नजर आ रही होगी। 0, 5, 10, 20, 30% जो है वो परसेंटेज की सूरत में आपको नजर आता रहेगा कि आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस कितनी है। जब विंडोज की सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी देन आपका जो सिस्टम है वो कुछ टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। जब इस सूरत में विंडो रीस्टार्ट होगा, रीबूट होगा, विच मींस कि आपकी विंडोज की जितनी भी फाइल्स है वो कॉपी हो चुकी हैं और आप अपनी सीडी, डीवीडी या यूएसबी को रिमूव कर सकते हैं, आप उसको हटा सकते हैं। रीबूट होने के बाद अगेन विंडो का साइन आएगा, विंडो रीस्टार्ट होगी। अब इस रीस्टार्ट में जो विंडो है वो आपके सिस्टम में लगे हुए तमाम हार्डवेयर को रीड करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी और उसके दरमियान जो वो कोऑर्डिनेशन बनाएगी। उसके बाद फिर जब विंडो स्टार्ट होगी तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिससे आप अपने विंडो को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके रीजन के वाले से कि आपका कंट्री कौन सा है। तो इस स्क्रॉल मेन्यू की मदद से आप स्क्रॉल करके आप अपना जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करके यस कर सकते हैं। इसके बाद आप फर्दर मूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कीबोर्ड का पैटर्न। तो अमूमन जो कीबोर्ड लेआउट पाकिस्तान के अंदर यूज किया जाता है वो यूएस स्टाइल होता है। तो आप यहाँ पर यूएस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप चूंकि अपना जो सेटअप है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज करें तो यहाँ पर आप सेटअप फॉर पर्सनल यूज कर सकते हैं, या अगर आप किसी ऑफिस स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो सेटअप करने तो आप सेटअप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे पर्सनल यूज की बात करें तो आप क्लिक करेंगे सेटअप फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसके लिए वो लॉगिन मांगेगा कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आप उसके जरिए अपने विंडोज के अकाउंट में जो है वो लॉगिन करें। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पुट करेंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड पुट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी विंडोज में लॉगिन के लिए पिन को जनरेट यानी कि पासवर्ड को जनरेट करना चाहते हैं। वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वरना आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पिन 2 दफा लगाएंगे और उसको ओके कर दें, आपकी जो पिन है वो लग जाएगी। उसके बाद आपकी प्राइवेसी की सेटिंग आएगी, जैसे आप क्या क्या चीजें देखना चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं देखना चाह रहे हैं, वो आपकी कुछ प्राइवेसी के ऑप्शंस है, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर ये कुछ ऑप्शनल है, ऑप्शनल सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप अपना फोन नंबर देके अपने मोबाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप अपना नंबर देते हैं उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो डाटा है क्या आप उसको वन ड्राइव पे सेटअप करना चाह रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने डाटा का बैकअप बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 का ट्रायल वर्जन जो उसके लिए आपको पूछेगा वो ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो कुछ और जो सेटिंग्स है वो ऑप्शनल आपसे पूछेगा, वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो विंडो है वो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाएगी और आपका पीसी जो है वो रेडी टू यूज होगा। इसके बाद जो ऑप्शनल सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं जो अपनी आसानी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर हम पिछली कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और दूसरी चीजें होती हैं जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए जरूरी होती है। तो अब यहां पर हम बात करें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की जो एक इंपॉर्टेंट टूल है। अब उसके लिए यहां पर रिक्वायरमेंट लिखी हुई कि आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपका जो प्रोसेसर है वो 1 गीगाहर्ट्ज का एटलीस्ट ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा जितना अच्छा होगा उतना ही आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। 2 GB की रैम होनी चाहिए, 3 GB कम से कम स्पेस रिक्वायर्ड होनी चाहिए डिस्क के ऊपर, लेटेस्ट ब्राउजर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, कम से कम जो नेट फ्रेमवर्क जो है वो 4.5 LCR होना चाहिए और एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लाजमी होना चाहिए। तो देन आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की CD या DVD परचेज करेंगे और उसके बाद 2013 या 16 का जो भी वर्जन आपने परचेज किया है उसको आप उसकी विंडो को उसकी जो CD या DVD उसको सिस्टम में डाल के setup.exe की फाइल, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो फाइल होती है उसका नाम 2 हिस्सों पर डिवाइड होता है। पहला हिस्सा उसका नाम होता है और दूसरे हिस्से में उसकी एक्सटेंशन होती है। तो ये जो EXE एक्सटेंशन ये असल में एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन होती है, मतलब ये कोई सेटअप है, यानी कि ये ऐसी फाइल है जो एग्जीक्यूट हो सकती है, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकती है। आप इस पे करेंगे, सॉफ्टवेयर फाइल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका विंडो का वर्जन कौन सा है, वो 86 है या 64 बिट्स का है। फिर आप ऑफिस प्रो प्लस का स्टैंडर्ड है उसको लेंगे और उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप ऑफिस को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, वो अपनी ऑफिस की सारी फाइल्स को कॉपी करेगा और उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्या आप ऑफिस को एक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्टिवेट ऑफिस पे आप क्लिक करके अपना जो लाइसेंस आईडीज है वो आप पुट करेंगे तो आपका ऑफिस जो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा और आपका ऑफिस और उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो रेडी टू यूज है, जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर और एक्सेस जैसी चीजें हैं। तो इस तरह से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया, अब आपको अपने उस सारे डाटा को सिक्योर बनाने के लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करिए। अब एंटीवायरस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके डाटा को या आपके सिस्टम के ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर एवेस्ट है, एफपोर्ट है, सिमेंटिक है, एवीजी है,
ट्रेंड है, ग्रीसोफिट है, मैकेफे है, तो बहुत सारे हैं। आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो परचेज करके अपने जो डाटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिंपल इनकी सीडी या डीवीडीज जो है वो आप सिस्टम में इंस्टॉल करें, इनके सेटअप फाइल को एग्जीक्यूट करें, अनजिप करें और इसकी इंस्टॉलेशन, सिंपल इंस्टॉलेशन विजिट खुलेगा, उसको नेक्स्ट यस करके आप उसको इंस्टॉल करके आपके जो डाटा है उसको आप सिक्योर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अभी हमारे पास कुछ एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, which of the following is a command driven multi-user and multitasking operating system for server and desktop developed in 1960s? 1960 में जो कमांड बेस जो सॉफ्टवेयर था वो कौन सा था? दैट इज अ DOS इज कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद which interface consists of series of screens to navigate by choosing an option from list? मेन्यूज, यानी कि अब वो मेन्यूज की बात कर रहा है कि आप मेन्यूज के जरिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये मेन्यू ड्रिवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो मेन्यूज के थ्रू ऑपरेट होते थे। बाय whom the Macintosh computer often called the Mac was introduced in 1984? तो 1984 में मैकिन्टॉश जो था वो एप्पल एंटरप्राइजेस ने जो है वो रिलीज किया था। Which of the following is an updated form of Unix? तो Linux is the updated form of Unix। अच्छा जी, उसके बाद ओके ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज से। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो है वो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारी जो रेगुलर सेशंस हैं और टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।